नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आप जानते हैं इस समय बोर्ड क्लास का एग्जाम चल रहा है और एग्जाम्स में जितना जरूरी होता है कि आपको कितनी चीज याद है या कितनी सही तरीके से आपने मेमोराइज किया है, उतनी ही जरूरी ये भी है कि आप अपनी कॉपी में किस प्रकार से लिखते हो, यानी लिखने का जो आपका तरीका है या कह सकता हूँ क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए जिससे कि आप टाइम रहते हुए अपने पेपर को कंप्लीट भी कर सकें और आपके कोई मार्क्स कटे भी ना। मैं आज आपको मैथ्स का पेपर एग्जाम में कैसे लिखते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से कॉपी चेक करने जाता हूँ क्या क्या एक टीचर को एक स्टूडेंट से चाहिए होता है कॉपी में, वो सब चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो अगर आप भी एक 12th क्लास के स्टूडेंट हो और आपको अपने अगले पेपर देना है, ध्यान रखिए ये जो पेपर है, ये जो मैं आप सब बातें बताने वाला हूँ वैसे मैं मैथ्स के पेपर के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप इस स्ट्रेटेजी को आप सभी पेपर में यूज कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के लिए आप इस स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हो। वैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैथ के लिए इसको बताने वाला हूँ। अगर आप भी ये जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताऊंगा, जितनी टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और टीचर होने के नाते और जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं तो किन किन बातों पर ध्यान देते हैं, ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप बिना स्किप किए हुए पूरी स्टेप्स देखिए कि किस तरह से आपको कॉपी लिखना चाहिए ताकि आपको मार्क्स पूरे पूरे मिल सके। देखिए सबसे पहली बात तो जो अक्सर लोग गलती करते हैं, अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि सेक्शन नहीं डालते हैं। जिस भी क्वेश्चन को आप कर रहे हो उसमें आप सेक्शन जरूर जरूर डालिए कि किस सेक्शन का क्वेश्चन आप कर रहे हो। सपोज करिए आपने सी सेक्शन का कोई क्वेश्चन किया है और लेकिन आपने सेक्शन बी डाल दिया या डाला ही नहीं है। कभी कभी ऐसे भी करते बच्चे, डालते भी नहीं। तो जो टीचर चेक कर रहा है उसको प्रॉब्लम होती है, वो आपका सेक्शन ढूंढने बैठता है, उसमें तो उसका टाइम जाता है और कभी कभी ऐसे में टीचर को चिढ़ हो जाती है और वो फिर वो मार्क्स नहीं दे पाता जो उसको अच्छे मूड में जो दे सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि पेपर में अपनी कॉपी को लिखते समय आपको सेक्शन जरूर डालना चाहिए। दूसरी बात ये कि सेक्शन के साथ आपको क्वेश्चन का नंबर जो होता है, यानी क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर होता है, वो भी जरूर डालना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अपना सीरियल नंबर डालते हैं, यानी उन्होंने पहले नंबर पे क्वेश्चन कौन सा किया उसको वो पहले डालते हैं, उसके बाद दूसरा तीसरा स्टेप से। तो आपको अपना सीरियल नंबर नहीं डालना, बल्कि क्वेश्चन पेपर में जो सीरियल नंबर आया है वही डालना है। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होता टीचर के सामने और वो अच्छे से आपकी कॉपी चेक कर दे। मान लीजिए आपने डी सेक्शन का क्वेश्चन पहले किया जो कि बड़े मार्क्स का क्वेश्चन होता है और आपने उसमें 1 डाल दिया है, नंबर 1, तो वो समझेगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन है और आप अगर मान लो वो 1 नंबर उसने दे दिया तो आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मतलब आप उसके ऊपर ब्लेम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि उसने तो क्वेश्चन के हिसाब से नंबर दिए। इसलिए आपको चाहिए कि क्वेश्चन नंबर सही डाले। अगली टिप्स देखिए, इस बार क्या होना है कि जो 12th की कॉपी है वो ऑन स्क्रीन चेक होनी है, तो उसमें आपकी जो कॉपीज है वो स्कैन होगी। तो आपको ऐसे पेन का यूज करना है, ऐसी पेंसिल का यूज करना है जो डार्क हो, जिससे कि स्कैनिंग करते समय कोई चीज आपकी छुपे नहीं। क्या होता है, बच्चे पेंसिल से बहुत बार यूज कर लेते हैं पेंसिल का, तो पेंसिल स्कैनिंग में नहीं आ पाती और इस वजह से वहां पे ब्लैंक चला जाएगा और आपको मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो अगर कोई डायग्राम बनाना है तो आप पेन का यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर पेंसिल का यूज करना है तो डार्क पेंसिल का आप यूज करें जिससे सही से वो स्कैन हो सके। अगली बहुत जरूरी चीज ये है कि जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आए, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा बने, सबसे अच्छे से आपने याद किया हो, सबसे अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो, वही आपको सबसे पहले करना चाहिए। मान लीजिए 38 क्वेश्चन आ रहे हैं, 38 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है पहले आप वही करिए। उससे क्या होगा कि अगर आप इस टाइप से करोगे तो आपका जो इंप्रेशन है, जो चेकर है उसके ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा कि यार इसने सभी क्वेश्चन अच्छे ही किए होंगे। जब पहले 10 4 5 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से किए हैं तो आगे उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और कभी कभी वो आपकी सिली मिस्टेक को नजरअंदाज भी कर देता है जो चेक करता है। अगला, कई बच्चे ये भी गलती करते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन में वो नहीं बन रहा उनसे, वो क्वेश्चन में उलझ गए हैं, तो उसमें उलझे ही रहते हैं, उससे बहुत सारा टाइम उनका खराब हो जाता है और इस वजह से टाइम पे वो अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हो जिसपे कि आप कोई क्वेश्चन पे उलझ गए हैं, तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए और अगले क्वेश्चन पे चले जाइए। होगा क्या, अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन पे उलझ गए तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा और आप बहुत सारा टाइम जो है वो उसमें कंज्यूम कर दोगे, फिर आपको जो क्वेश्चन आ रहे होंगे उसको भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। इस कारण से आप टाइम का ध्यान रखें और कोई क्वेश्चन अगर आपको परेशान कर रहा हो तो उसे आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जब आपको ध्यान आ जाए, जब आपको वो क्वेश्चन क्लिक हो जाए, तब जाके आप वो क्वेश्चन पे आके कर सकते हो। उसके लिए आप स्पेस भी छोड़ सकते हो। देखिए कभी कभी बच्चे ये भी गलती करते हैं कि और वाला जो क्वेश्चन होता है, मान लीजिए आप 25 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं या 38 नंबर का क्वेश्चन, कोई से भी क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें एक और क्वेश्चन भी है, यानी कि तो आपको ऊपर वाला मेन क्वेश्चन करना है या और क्वेश्चन करना है। तो अगर आप और क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहां पे और लिखिए। कभी कभी आप नहीं लिखते हो, इस वजह से भी कंफ्यूजन हो जाता है और वो क्वेश्चन जब वो मैच करते हैं पेपर से तो वो क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है। मान लीजिए आपने 25 वाला क्वेश्चन किया और 25 क्वेश्चन का अब और कर रहे हो और लिख रहे हो आप वहां पे 25, तो क्या होगा, वो 25 पे जब मैच करेगा वो क्वेश्चन मैच ही नहीं होगा। वो क्या सोचेगा कि किसी दूसरे सेट का क्वेश्चन इसने कर दिया,
इस कारण से आप ध्यान रखें कि अगर और क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप उसको और जरूर डालिए वहां पे। आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि शॉर्टकट का यूज नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे जल्दबाजी में सोचते जल्दी से आंसर ले आए, तो बहुत सारी बीच की स्टेप्स है वो गायब कर देते हैं, और स्टेप गायब करने से आंसर तो आ जाता है, लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिल पाते जितने मार्क्स उसमें मिलना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि स्टेप मार्किंग होती है मैथमेटिक्स में, ध्यान रखिए कि स्टेप मार्किंग होती है, और स्टेप मार्किंग में अगर स्टेप पूरी पूरी क्लियर नहीं है तो टीचर को क्या लगता है कि इसने या तो कहीं से नकल की है, कहीं से इसने कॉपी की है, या फिर ये क्वेश्चन याद करके आ गया और डायरेक्ट इसने आंसर लिख दिया है। तो दोनों ही बातों में आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए आप पूरी पूरी स्टेप जरूर लिखें। एक जो सामान्य गलती जो अक्सर बच्चे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि सपोज करिए मेरे पास एक कॉपी है, ये कॉपी है, और बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी में जो रफ वर्क है वो सबसे लास्ट पेज पे करते हैं। अक्सर बच्चों देखा गया होगा कि सबसे लास्ट पेज पे वो अपने रफ वर्क करते हैं। कोई बात नहीं, कर भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप क्या करेंगे कि रफ वर्क जो है वो हमेशा हर पेज पे, जहां भी आपको रफ वर्क की जरूरत पड़ रही होगी वहां पे उस पेज पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने अपना क्वेश्चन किया और ये साइड में आप एक लाइन खींच के यहाँ बगल में आप रफ वर्क कर सकते हो। उससे दोनों को फायदा होगा, आपको भी और चेकर को भी, जो चेक कर रहा है उसको भी फायदा होगा। कैसे फायदा होगा कि आपको रफ वर्क करने के लिए यानी कि बार बार पीछे नहीं जाना पड़ेगा, पीछे जाके फिर वहां पे जाओगे फिर लिखोगे, इसमें आपका टाइम खराब होगा। दूसरी बात ये जो चेकिंग कर रहा है उसको मालूम है कि बच्चे ने खुद जेन्युइन तरीके से खुद ये सब कैलकुलेशन किया है, कहीं से इसने याद नहीं किया, कहीं से इसने कॉपी नहीं किया, सब कुछ रफ वर्क उसको यही मिल जाएगा। इसलिए आपका इंप्रेशन वहां पर अच्छा पड़ेगा और फिर आपको मार्क्स भी अच्छे ही मिलेंगे। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप रफ वर्क जो है वो उसी पेज पे करिए जहां पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब भी आप रफ वर्क करें, चाहे वो आप लास्ट में कर रहे हो या हर पेज पे जहां पर भी जरूरत पड़ी वहां कर रहे हो, आप उसके ऊपर रफ जरूर लिखें, साथ में उसको कैंसिल भी करे, क्रॉस भी कर दे, काट भी दे उसको। तो कई बार उसको सही समझ के वो 2 बार चेक हो जाता है और इससे फिर प्रॉब्लम टीचर को चली जाती है और उसमें फिर उसको दिक्कत भी हो जाती है। इसलिए आपको चाहिए कि हर बार रफ करने के बाद उसको जरूर क्रॉस करें, रफ ऊपर लिख भी दें, चाहे वो आप बीच में कर रहे हो या फिर लास्ट में कर रहे हो। अब मैं आपको बहुत जरूरी बात बता रहा हूं कि आप हमेशा क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट डी सेक्शन से ही करें। ये मैथ के लिए बता रहा हूँ, वैसे आप सभी के लिए यूज कर सकते हो। डी सेक्शन का मतलब ये है, मैथ के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि मैथ में डी सेक्शन सबसे बड़े मार्क्स का होता है, इसलिए मैं डी सेक्शन बोल रहा हूँ। हो सकता है किसी और सब्जेक्ट के लिए कुछ और ये क्राइटेरिया हो, लेकिन मैथ वाले स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि डी सेक्शन से ही अपना पेपर स्टार्ट करना है, क्योंकि मालूम है कि डी सेक्शन में 4 क्वेश्चन होते हैं, चारों ही 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स का पूरा डी सेक्शन होता है। देखिए अगर इसका एक क्वेश्चन भी आप छोड़ देते हो तो 5 नंबर आपके चले जाते हैं। एक नंबर के अगर आप 4 क्वेश्चन भी छोड़ोगे तो 4 नंबर ही जाएंगे। इसलिए आप अपना पेपर जो है डी सेक्शन से स्टार्ट करें, यानी सबसे बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। इसके बाद सी सेक्शन करें जो कि 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। इसके बाद आप बी सेक्शन करें जो कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। इसके बाद आप ई सेक्शन करें, इसके बाद ई सेक्शन करें। वैसे ज्यादा मार्क्स का है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर जिस तरह से मैं समझता हूं क्वेश्चन पेपर को, उस तरह से अगर आप यूज करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। पहले आप डी सेक्शन करेंगे, फिर सी सेक्शन करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर ई करेंगे और लास्ट में ए सेक्शन करेंगे। और ए सेक्शन के लिए आपको बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ, अक्सर बच्चे क्या करते हैं उसमें ज्यादा टाइम खराब करते हैं ए सेक्शन में, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन भी लिखेंगे, फिर जैसे मान लीजिए उसका बी ऑप्शन सही है तो बी ऑप्शन भी लिखेंगे, साथ में उस ऑप्शन में क्या दे रखा है वो भी लिखेंगे। इतना टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं। आप डायरेक्ट ए बी सी डी जो भी आपका सही आंसर हो वो लिख दीजिए। बस इधर क्वेश्चन नंबर डालिए, 1 2 3 से 20 तक क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए और फिर उसके सामने बी सी ए बी जो भी आपका सही आंसर हो वो लिख दीजिए। उस ऑप्शन में क्या सही आंसर है वो नहीं लिखना आपको, यानी कि बी में अगर मान लो 5 लिखा है तो 5 लिखने की आपको जरूरत नहीं, ओनली बी लिख दोगे, इससे टीचर जो है चेक कर लेगा। दोनों लिखना जरूरी नहीं है, वो उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, फालतू आपका टाइम खराब होगा। इसलिए आप केवल ऑप्शन लिख देंगे, इतने में भी टीचर जो है सही से चेक कर लेगा। अब उससे भी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ टाइम मैनेजमेंट की, कि आपको किस तरह से अपने पूरे पेपर को कि टाइम रहते हुए कैसे कंप्लीट करना है। और मैं आपको सेक्शन वाइज बता रहा हूँ कि किस सेक्शन को कितने मिनट में आप अगर कंप्लीट करोगे तो आपका जो टाइम बच जाएगा और आप उसमें अपने पेपर को फिर से रीचेक भी कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डी सेक्शन से। डी सेक्शन में आपके 4 क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन भी होते हैं। तो आप अगर इस पूरे सेक्शन को 40 से 45 मिनट में अगर आप कंप्लीट कर पाओ तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप 40 मिनट भी करते हो, मान लो अगर एक क्वेश्चन को हम 10 मिनट भी देते हैं, 10 चौके 40 होता है, यानी कि 40 मिनट से 45 मिनट के बीच में अगर आप ए सेक्शन डी कर लेते हो तो आपकी बहुत अच्छी स्पीड है और बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसलिए आप डी सेक्शन को 40 से 45 मिनट के बीच में कीजिए। फिर बात करते हैं हम सी सेक्शन की। सी सेक्शन में आपको मालूम है कि 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन 6 होते हैं। 6 क्वेश्चन को अगर आप
36 से 40 मिनट के बीच में अगर कर लोगे तो बहुत ही अच्छी आपकी जो स्पीड है वो मानी जाएगी। अगर 36 मिनट भी करते हो तो 6 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बी सेक्शन की। बी सेक्शन में 5 क्वेश्चन होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर आप उन 5 क्वेश्चन को 25 से 30 मिनट में कंप्लीट कर लेते हो, 25 में कर लेते हो तो 5-5 मिनट का एक क्वेश्चन हो गया। अगर 30 मिनट में करते हो तो 6-6 मिनट का एक क्वेश्चन हो गया। और बहुत आदमी तो कह रहे हो इससे भी कम टाइम में आप कर लोगे, तो 25 से 30 मिनट में आप बी सेक्शन को कंप्लीट करिए। अब हम चलते हैं ई सेक्शन के ऊपर। ई सेक्शन में 3 क्वेश्चन होते हैं, आपको मालूम है। अगर आप इस ई सेक्शन को 18 से 20 मिनट पे अगर कंप्लीट कर लेते हो, 18 से 20 मिनट का मतलब एक क्वेश्चन को फिर से आपने 6 मिनट दे दिए, 6 से 6.5 मिनट के बीच में आप दे रहे हो, वो सफिशिएंट टाइम होता है। तो ई सेक्शन को आप 18 से 20 मिनट में आप कंप्लीट करिए। फिर लास्ट में आता है सेक्शन ए, जो कि 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन में ओनली आपको टिक मार्क करना है। लेकिन मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता, मैथमेटिक्स में कहीं कहीं आपको सॉल्व भी करना पड़ता है। तो आप इसको 40 मिनट में आपको दे रहा हूँ, 40 मिनट लगाइए आप पूरे 20 क्वेश्चन करने में। एक क्वेश्चन आपका 2 मिनट का हुआ, 2 मिनट में आप आराम से कर सकते हो। बहुत क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको डायरेक्ट टिक ही लगाना रहेगा, उसको सॉल्व भी करना नहीं होगा। तो इसलिए आप 40 मिनट में आप ए सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से देखा जाए तो आप 150 से 170 मिनट के बीच में ये पूरा पेपर कंप्लीट कर पाओगे, 150 से 170 मिनट के बीच में। और आपको मिलते कितने, 180 मिनट मिलते हैं, यानी 180 मिनट मिलते हैं। और आपने अपना जो पेपर है वो 150 से 170 मिनट के बीच में आपने कंप्लीट कर लिया। फिर भी आपके पास 10 मिनट बचते हैं। उन 10 मिनट में आप फिर से अपने कॉपी को रीचेक कर सकते हो कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। तो अगर ये स्ट्रेटेजी रखोगे आप तो बहुत आसानी से अपना पेपर बहुत अच्छे से कर लोगे। और मैथ्स का पेपर आप जानते हो कि बहुत इजी होता है, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं होती। सबसे इजी पेपर में मैथ को ही मानता हूँ, मैथ ही सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है। तो इसलिए इसमें कोई याद करने की आपको जरूरत नहीं, बस आपको एक पेन उठाना है और चला देना है। अगर आपको अच्छे से आपने प्रैक्टिस की होगी तो बहुत अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। आप ये क्वेश्चन मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।